स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जो इसी में बढ़ते खबरों की ओर। आज अयोध्या पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। शबरी के बेर लेकर अयोध्या पहुंचे सीएम मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे अयोध्या। पूजन के बाद शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ होंगे रवाना। तो ये जानकारी शबरी के बेर लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अयोध्या पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करेंगे, भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही इस दौरान उनका पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ है। जब भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ साथ, और पूजन के बाद शाम को 5 बजे फिर से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही है। सीएम मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। शबरी के बेर लेकर प्रभु श्री राम के लिए तोहफा लेकर अयोध्या पहुंचे। तो सीएम विष्णुदेव साय अयोध्या पहुंचे। आज अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम विष्णुदेव साय अयोध्या पहुंचे, जहां शबरी के बेर लेकर अयोध्या पहुंचे हैं और श्री रामलला को भेंट करने के लिए तोहफा लेकर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पर अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे और दल बल के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। साथ ही शाम को फिर से दर्शन पूजन करने के बाद 5 बजे छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो शबरी के बेर लेकर अयोध्या पहुंचे सीएम साय मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ। प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। और बात करें तो रामलला के स्थापित होने के बाद से लगातार जो दिग्गज हैं एक एक करके दौरा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और उस दौरान उनके साथ उनका पूरा कैबिनेट मौजूद है और सभी साथ में भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे। तो आज अयोध्या दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय शबरी के बेर लेकर अयोध्या पहुंचे हैं और रामलला के लिए भेंट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनय मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनय, मुख्यमंत्री जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं विष्णुदेव साय के साथ साथ उनका पूरा कैबिनेट जो है श्री रामलला के लिए दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच चुका है, क्या अपडेट? जी जो है यहाँ पे बता दूं कि मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव राय जो है अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जो है सुबह 11:15 बजे करीब में अयोध्या पहुंच गए हैं और यहाँ पे श्री रामलला का दर्शन करेंगे और यहाँ पे जो है अपने देश और प्रदेश वासियों के लिए जो है सुख समृद्धि की कामना करेंगे। और ये जो मुख्यमंत्री आए हैं वहाँ प्रभु श्री राम ने की जो शिव नारायणी में माता शबरी थी उनके झूठे पैर वहाँ पे भगवान श्री राम ने खाए थे। तो वहाँ से प्रभु श्री राम के लिए जो छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय लोग हैं वहाँ से उनका गहरा नाता भगवान श्री राम का था। तो आज जो है शबरी के झूठे पैर जो कहानी जो है रामायण में प्रसिद्ध है, तो वहाँ से झूठे पैर को लेकर के यहाँ पे आए हैं तो भगवान श्री राम के को भेंट करेंगे। और यहाँ पे इसके बाद जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, कनक भवन जाएंगे, सरयू नदी जाएंगे। तो इस तरीके से जो पूरी कैबिनेट की यहाँ पे अयोध्या भ्रमण है तो लगभग 4:30 बजे तक की रहेगा और वहाँ से सीधे निकल करके जिस तरीके से पूरा कैबिनेट जो है छत्तीसगढ़ से वहाँ पहुंचा है, मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुंचे हैं। अगर हम बात करें अयोध्या की, श्री राम मंदिर के आसपास क्या हलचल देखी जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि श्री राम जन्मभूमि के पास जो है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है तो जो आम दर्शनार्थी हैं उनके लिए भी जो है अलग से व्यवस्था है और ये वीआईपी दर्शन के लिए वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो प्रशासन द्वारा जो है सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पे किए गए हैं, लेकिन आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत जो है यहाँ दर्शन में नहीं देखी जा रही है। जी, और बात करें तो क्या प्रदेश से कोई नेता, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी उनके साथ है? जी ये प्रदेश का नहीं है, लेकिन ये यहाँ से जो आपके चेयरमैन है तो वो साथ में है और छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री भी यहाँ पे आए हुए हैं स्वागत के लिए मुख्यमंत्री के। इस तरीके से माना जा रहा है बीजेपी के जो स्थानीय नेता है वो सभी जो है यहाँ पे मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ में और यहाँ पे दर्शन जो है अलग अलग। कब से मुख्यमंत्री जो है श्री रामलला के लिए दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या कार्यक्रम है उनका? आज किस तरह से जो है कब तक श्री राम के दर्शन करेंगे, क्योंकि फिर हनुमानगढ़ी भी जाना है?
जी बिल्कुल, दर्शन करने के लिए ये वो श्री राम लल्ला के मंदिर वो पहुंच चुके हैं। वहां दर्शन करने के बाद जो सीधे जो है हनुमानगढ़ी के लिए जो है निकलने वाले हैं। जी विनय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो पूजन के बाद शाम को 5 बजे फिर से प्रदेश के लिए रवाना होंगे और फिलहाल पूरे कैबिनेट के साथ जो है दर्शन करने श्री राम लला के मंदिर पहुंच चुके। बढ़ते आगे खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम साय ने राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य भर से आई हुई हजारों मितानिन बहनों के सामने कहा कि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और वो राज्य में सुशासन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस सफर में राज्य भर में काम कर रही लगभग 72,000 मितानिन बहनों का भी अमूल्य योगदान है। तो सीएम ने मितानिन बहनों को सौगात दी है। विभाग के द्वारा नवा सौगात कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन था, जो पूरे प्रदेश में 72,000 से ज्यादा मितानिन दीदी बहनें हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, जो लोगों के बीच में लगातार जुड़ के काम करते रहती हैं। ऐसी बहनों को पहले राशि समय पर नहीं मिल पाती थी, कई महीने लग जाते थे, शिकायत मिली थी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को हमने अवगत कराया था और बहुत जल्दी उनके नेतृत्व में विभाग एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की कि अब हर महीना उनके खाते में सीधे प्रदेश से राशि चली जाएगी और किस किस मद में उनको राशि जाएगी उसकी भी जानकारी उनको मोबाइल में मिल जाएगा। और वहीं छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण में इंटरसेप्टर वाहन मददगार होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सिस्टम को हाईटेक कर हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलते हुए यातायात नियमों का पालन सुरक्षित यात्रा की गारंटी देता है। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए हमें यातायात नियमों का पालन करने के लिए अधिक सचेत और गंभीर होने की आवश्यकता है। नियमों का पालन कर हम न केवल अपने बल्कि सहयात्रियों के अधिकारों का भी सम्मान करते हैं और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश वासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 इंटरसेप्टर वाहनों का फ्लैग ऑफ किए हैं और ये इंटरसेप्टर वाहन आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं। इसमें स्पीड राडार गन है, ब्रीथ एनालाइजर है, सर्विलांस कैमरा है, प्रकाश तीव्रता मापन यंत्र है, ध्वनि मापक यंत्र है, ग्लास पारदर्शिता यंत्र है, पीएस सिस्टम यंत्र है और अभी 15 गाड़ियां हैं तो 15 जिलों में भेज रहे हैं और निश्चित रूप से इससे जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कमी आएगी। जो लोग ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, जो नशापान करके गाड़ी चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और जो सड़क दुर्घटनाएं उसको कम कर पाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। और आज इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी वो मौजूद रहे हमारे। और खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में गौठान और रोका छेका अभियान बंद करने के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ योजना बनाकर छोड़ दिया था और इसमें पूरी तरह से फेल थी। हमारी सरकार इस पर जल्द ही कुछ बड़ा फैसला लेगी। और इसके साथ ही किरण सिंह देव ने निगम मंडल आयोगों की नियुक्ति और बीजेपी में होने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी जानकारी दी।
सरकार योजना थी पूरे देश को कि हम सभी एक वृक्ष या एक पेड़ माँ के नाम, तो बहुत तेजी से ये सब काम चल भी रहे। लगातार सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लोगों ने इस काम को किया है। जनप्रतिनिधियों को भी एक टास्क सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित किया गया है कि वे प्रत्येक कार्यकर्ता 51 पेड़ निश्चित रूप से एक वृक्ष मां के नाम की योजना देते हैं। बढ़ते आगे खबर रायपुर से है, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं जंगल राज है और इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर 24 जुलाई को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं जो है वो बढ़ी हुई है। गृह मंत्री का गृह क्षेत्र कवर्धा अपराध का गढ़ बन गया है। पुलिस का पीसीआर वैन वसूली वैन बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सली उन्मूलन के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और खबर रायपुर से है, जहां तहसीलदार और नायब तहसीलदार की 3 दिवसीय हड़ताल पर थे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले 3 दिन हड़ताल के बाद अब संघ ने अपने हड़ताल को स्थगित किया है। हड़ताल के तीसरे दिन संघ के प्रांताध्यक्ष नीलमणि दुबे ने अपनी कार्यकारिणी के साथ राजस्व सचिव से मुलाकात की और अपनी मांगों पर बिंदुवार चर्चा भी की। मुलाकात के बाद प्रांताध्यक्ष ने अपने संघ को संबोधित कर बताया कि उनके प्रमुख मांगों में शामिल तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन में 50-50 को लेकर जो है नायब तहसीलदारों और राजपत्रित बनाए जाने को लेकर राजस्व सचिव ने फाइल आगे बढ़ा दी और इसके साथ ही जजेस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की फाइल आगे बढ़ी है। और महासमुंद जिले में झड़प क्षेत्र के नायब तहसीलदार के साथ 8 जुलाई को उनके ही कोर्ट में घुसकर जसप्रीत सरदार नामक व्यक्ति ने मारपीट की थी, जिसके बाद से नायब तहसीलदार और तहसीलदारों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। नायब तहसीलदार से हुई मारपीट के बाद आक्रोशित नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 7 बिंदुओं पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों ने ज्ञापन में कहा कि लगातार मारपीट जैसे हिंसक घटनाएं घटित हो रही है और बिना सुरक्षा के काम कर पाना संभव नहीं है, जिसे लेकर तहसीलदार संघ ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी 7 बिंदु मांग की और वहीं मामले में नया मोड़ सामने आया है। अब ग्रामीणों ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वही पुलिस जो है मामले की कार्रवाई में जो है आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैं युवराज साहू, नायब तहसीलदार, उप तहसील झलप, जिला महासमुंद। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों के द्वारा मेरे ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से मिथ्या है, गलत है, बेबुनियाद है। शासन इसमें उचित जांच करके कार्यवाही हेतु समर्थ है। अभी बीते 8 जुलाई को जब मैं नायब तहसीलदार के रूप में अपना न्यायालयीन प्रक्रिया की सुनवाई अपने कोर्ट परिसर में कर रहा था, उसी वक्त कुलप्रीत सिंह उर्फ अमन मेरे न्यायालय में आया, जिसका कोई भी राजस्व प्रकरण मेरे यहाँ लंबित नहीं है। उसने मुझ पर चप्पल फेंक के हमला किया, मारा, जान से मार दूंगा कहकर मेरे डाइस के ऊपर चढ़ के मेरे गला को दबा दिया था। अगर प्रत्यक्षदर्शी लोगों के द्वारा वहाँ पर मुझे नहीं छोड़ाया जाता तो हो सकता है मेरा हत्या भी हो जाता। मेरे ऊपर हमला सिर्फ मुझ पर हमला नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर हमला है, एक पीठासीन पर हमला है। इसलिए इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही किया जाना चाहिए।
के साथ जो है 8 जुलाई को मारपीट करने का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला क्या है जरा बताइए। जी आपको बता दूं कि ये 8 जुलाई को महासमुंद जिला पड़ता है, वहाँ से गलतपुर तहसील है, जहाँ पर यह नायब तहसीलदार युवराज साहू जी वहाँ पर कार्य कर रहे थे अपने न्यायालय में। और न्यायालय में कुलप्रीत उर्फ अमन नाम का व्यक्ति जो है तहसीलदार के साथ मारपीट किया और तहसीलदार का आरोप है कि उनका गला दबाया और उनको जान से मारने की धमकी दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तहसीलदार के न्यायालय में जाके ये न्यायालय का अपमान होता है, सीधे सीधे ये न्यायालय का अपमान होता है। ये बड़ी बात सामने निकल कर आई न्यायालय में घुसकर। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये नायब तहसीलदार का कहना है कि उसका कोई प्रकरण हमारे यहाँ दर्ज ही नहीं था कि जिसलिए वो हमारे पास आया था, किस लिए वो आया था हमको कोई खुद जानकारी नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मामला ये होता है कि सिर्फ नायब तहसीलदार को मारने पीछे या धमकाने की नीयत से ही कुलप्रीत अमन वहाँ न्यायालय में गया था। और इसी सब बात को लेकर उसके बाद ग्रामीणों को भड़काने का आरोप तहसीलदार की तरफ से लगाया जा रहा है कि बेबुनियाद बातों को लेकर ग्रामीणों को भड़काया जा रहा है। उनके थ्रू जो है कुलदीप अमन जो इस समय हिरासत है वो जो ग्रामीणों को भड़का रहा है कि बेबुनियाद बातें, हम किसी प्रकार की रिश्वत या किसी मामले की कोई बात ही नहीं है। और ऐसी बातें अगर है तो उसकी जांच प्रशासन द्वारा करा ली जाए और जो उसमें दोषी पाया जाता है उस पर सख्त। क्या अब तक इस मामले को लेकर किसी तरह की कार्रवाई की गई प्रशासन की ओर से? जी जूही आपको बता दूं कि अभी तहसीलदार संघ की हड़ताल चल रही थी इसी सब बातों को लेकर। तो राजस्व सचिव से इन लोगों की मुलाकात हुई है। राजस्व सचिव ने इन लोगों को आश्वासन दिया है और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है नीलमणि दुबे, उनका कहना है कि अगर हम लोगों के 7 बिंदुओं की मांग है जो इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती, शासन प्रशासन संज्ञान में नहीं लेता, तो हम लोग 10 दिनों के बाद बड़ा आमरण अनशन की तैयारी करेंगे। तो ये सब बात सामने निकल। और जो तहसीलदार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था कुलदीप उर्फ अमन, वो जो है इस समय जो है न्यायिक हिरासत में है। जी मनोज, जिन तहसीलदारों ने आक्रोशित होकर जो है ज्ञापन सौंपा है, 7 बिंदुओं की खबर सामने आ रही कि 7 बिंदुओं की मांग की और इसी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, कौन कौन से बिंदु, क्या मांग है उनकी? जी जी आपको बता दें इनकी प्रमुख मांग ये है कि न्यायालय की सुरक्षा की जाए। इस प्रकार से आए दिन घटना होती रहती है, जैसे ये घटना युवराज साहू जी के साथ हुई है, ऐसे ही प्रकरण कई बार सामने निकल कर आए दिन आते हैं। तो इसलिए हम लोग कैसे कार्य कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने कहा है कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए न्यायालय में। और उनकी मांग है कि जो हम लोग काम करते हैं उस कामों में जैसे सरकार की तरफ से हम लोगों को तहसीलदारों का प्रमोशन, जो अधीक्षक लोगों को नायब तहसीलदार बना दिया जाता है 50% के आरक्षण के तहत, ये सब गलत है। उन लोगों को नायब तहसीलदार या तहसीलदार पे नियुक्ति न की जाए। उनकी तीसरी मांग है कि जैसे चुनाव होते हैं उस समय हम लोगों की ड्यूटी न लगाई जाए, जिससे न्यायालयीय प्रकरण जो है वो दुविधा में आ जाते हैं। तो ऐसे उनकी 7 तीसरी मांगे इसी प्रकार की है। वो इन लोगों के राजस्व सचिव से बात की और जिसका कुछ निष्कर्ष आश्वासन इन लोगों को मिला है, इसके तहत इन लोगों ने हड़ताल जो है कल से समाप्त किया है। मनोज, जिस तरीके से 2 दिनों तक इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है और कहीं न कहीं अभी भी कह रहे हैं कि सुरक्षा के बिना काम करना संभव नहीं है। अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस का क्या कहना है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर तहसीलदारों के हित में? जी ये तो देखने वाली बात है। हम लोग भी कभी कभार अपने निजी कार्य से तहसीलों में जाते हैं तो वहाँ पर नायब तहसीलदार या तहसीलदार के कोर्ट में जाते तो वहाँ भारी भीड़ रहती है और सारे राजस्व प्रकरणों का निराकरण जो है वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के माध्यम से होता है। इन लोगों की कोर्टों में भीड़ देखने को मिलती है और ऐसे में इनकी मांग जायज है कि लोगों के कोर्ट में सुरक्षा प्रदान की जाए। इसकी वजह से आए दिन जो वहाँ निराकरण कराने जाते उन लोगों से, नायब तहसीलदार से, पटवारियों से आए दिन लड़ाई झगड़े की बात सामने निकल कर आती है। वहीं मनोज, इसको लेकर ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ग्रामीणों से बात किया गया तो ग्रामीणों का कहना है कि ये सब प्रकरण जो है हम लोग जाते हैं तो हम लोगों से, लेकिन कहीं भी अभी तक जो हम लोगों में पूछताछ की बात हम लोगों ने किया ग्रामीणों से, किसी ने खुलकर युवराज साहू का नाम नहीं लिया है। जिससे और युवराज साहू वहीं तहसीलदार की बात करें तो उनसे बात किया गया इस सब बातों को लेकर। उनका सीधा कहना है ये निराधार बातें हैं और हम लोग इस प्रकार की बातें हमारे संज्ञान में
नहीं आई थी। आप लोगों के बताने के अनुसार आज हम लोगों के संज्ञान में ऐसी बातें सामने आई हैं, और इसमें अगर ऐसी बातें थी तो उसी समय 8 तारीख की घटना है, उसी समय ये सब बातें क्यों नहीं सामने आई? उनका सीधा सीधा आरोप है जी। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, खबर बालोद से है, जहां अवैध निर्माण के तोड़ने को लेकर महिलाओं और पार्षद के बीच विवाद का मामला सामने आया है। अतिक्रमण हटाने पर महिलाओं ने बीजेपी की महिला पार्षद को घर से निकालकर धक्का देकर सड़क पर घसीटा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मामले में पार्षद की शिकायत पर गुरूर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो मामले की जांच में जो फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, तो बुलडोजर की कार्रवाई से बीजेपी की महिला पार्षद की जमकर पिटाई महिलाओं ने की, रोड पर घसीटकर पिटाई की गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बालोद का यह मामला है, जहां सड़क पर ले जाकर महिला पार्षद की पिटाई की गई। बढ़ते आगे, खबर बलौदाबाजार से, जहां बचेली गांव के चारा मैदान पर अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक चरवाहा के साथ 5 मवेशियों की मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस जो है फिलहाल बिजली गिरने से चरवाहे की जो मौत हुई है, और पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बलौदाबाजार का यह मामला है, और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक चरवाहे के साथ साथ 5 मवेशियों की जाने गई। और खबर बलौदाबाजार से, जहां कलेक्टर दीपक सोनी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में अपनी मां सुमन सोनी के नाम आम का पौधा लगाया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत अपनी 2 बेटियों के नाम आंवला और बरगद के पौधे भी लगाए। इस दौरान उन्होंने जल संचय के लिए शपथ भी दिलाया। कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री सहाय की मंशा अनुरूप प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाए जा रहे हैं, और इसी तारतम्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों के सम्मान में भी पेड़ लगाए जा रहे हैं। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि सभी अपनी मां के नाम एवं बेटियों के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।